गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप? अरे वाह, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप लोग। आज ज़्यादा ही एनर्जी दिख रही है, कभी कभी बिल्कुल लो हो जाता, कभी कभी बिल्कुल बेहतरीन। चलिए फिर तो मज़ा आएगा। अच्छी विदाई देंगे आज सितंबर के करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये आपका जो लेक्चर है आज का, ये सितंबर का लास्ट है। इसके बाद मुबारक हो, अब हम लोग अक्टूबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन अक्टूबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ये है आपका सितंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो जी सर। तो साथ ही साथ कुछ पुराने आगे के भी क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस साथ ही साथ कुछ पुराने क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन देखा था, चकदा एक्सप्रेस इज द बायोपिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विमेन क्रिकेटर्स। खाली हम ये क्वेश्चन करके आए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चकदा एक्सप्रेस इज द बायोपिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स। झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, तानिया भाटिया, रेणुका रेणुका सिंह। करेक्ट आंसर बताना आपको इसमें। तुक्का ही लगाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है गामी जी। हाँ, इसका आंसर हम लोगों ने कल देखा था, झूलन गोस्वामी, ठीक है। ये क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था। यहाँ तक आई थिंक नहीं, ये भी करा था, ये बताना। ये भी कल डिस्कस करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द स्वच्छ टॉय कैथन 2022। स्वच्छ टॉय कैथन 2022 किसने लॉन्च किया है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, स्वच्छ टॉय कैथन कल हम लोगों ने पढ़ा था, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री लेके आई है, ठीक है। कहाँ गया? स्वच्छ टॉय कैथन कौन लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। चलो जी। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 118 तक करा था, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए, कल ये डिस्कस किया था। रोहिणी RH-200 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मार्स रोवर, साउंडिंग रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार। तो बताइए, रोहिणी RH-200 अभी जो ये न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, या मार्स रोवर से, या साउंडिंग रॉकेट से, ये इलेक्ट्रिक कार से? बताइए सर। हाँ, तो ये आपका सर किससे रिलेटेड था? ये आपका रिलेटेड था साउंडिंग रॉकेट से। इज दैट क्लियर? चलिए सर, तो ये हो गए आपके कल तक के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 119, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Recently, which of the following states has released the Encyclopedia of Tribes, the first of its kind in India? अभी तक इंडिया में कोई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जैसी चीज नहीं बनी है। मतलब इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन बुक कह सकते हो, एक ऐसी कंप्लीट बुक जिसमें सारी ट्राइब्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई है, वो सारी किताब आपको इस किताब वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक सिंगल किताब में देख सकते हो। तो ये काम आपका करा है किसने? ये काम सर आपका क्या, उड़ीसा ने। Which of the following states has released the Encyclopedia of Tribes, the first of its kind in India? It is, हाँ जी सर, it is उड़ीसा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? उड़ीसा। विद द रिलीज ऑफ 5 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम मतलब 5 पार्ट्स में किताब रिलीज की गई है। उड़ीसा became the first state in India to start an encyclopedia on tribal communities and document their historic and unique traditions। देखो, ट्राइबल कम्युनिटीज के अभी भी अगर आप देखो, जैसे जैसे चीजें ग्लोबलाइज होती जा रही हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में एक सबसे बड़ा खतरा जो होता है, कल्चरल आइडेंटिटी को होता है। कि आप मान लो आपके लोग किसी दूसरी जगह पे गए, आपके एरिया में दूसरी जगह के लोग आने लगे,
तो एक बड़ा इसमें रिस्क रहता है कि कल्चरल आइडेंटिटी हमारी इंटरमिक्स होने लगती है। तो जब हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना होता है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं, हम उसकी कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखते हैं। तो इसीलिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने रिसर्च आर्टिकल्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज पे लिए गए, पार्टिकुलरली 13 वल्नरेबल ग्रुप्स पे लिए गए, उन सबको एक जगह इकट्ठा करा। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस बुक इज टू प्रिजर्व द रैपिडली चेंजिंग कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द स्टेट। जैसा कि मैंने कहा, अभी जो कल्चरल आइडेंटिटीज है बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। आप कहीं और जा रहे हो, कहीं और के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। तो हमें क्या है, जो एग्जैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। वो कहीं लिखी तो होनी चाहिए ना, वरना कैसे पता चलेगा सर कि पहले के कल्चर में क्या होता था। ठीक है, तो इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स रिलीज की है। ठीक है सर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 119। कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 120। NRC 136 is a unique drought tolerant variety of which of the following crops? NRC 136 is a unique drought tolerant। ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, यानी कि ऐसी क्रॉप की वैरायटी है जो ऐसे एरिया में भी आप लगा सकते हो जहां पानी की कमी है, जहां सूखा पड़ गया हो। वरना ड्रॉट आने से क्या होता है, वहां की क्रॉप बेकार हो जाती है। लेकिन ये ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप है जो सूखा पड़ने पर भी उग जाएगी, यानी कम पानी में भी इसका गुजारा हो जाएगा। तो ये जो NRC 136 है, किस क्रॉप की वैरायटी है? वीट, सोयाबीन, राइस, शुगर केन। देखो वीट को तो वैसे भी कम पानी चाहिए होता है। करेक्ट आंसर है सोयाबीन। ये किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की वैरायटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द जल दूत ऐप? जल दूत ऐप से रिलेटेड बताइए किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। क्वेश्चंस आसान है आज के, कोई टफ नहीं है। लास्ट के क्वेश्चन से जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़े रहिए और जल्दी इनको खत्म करिए। तो जल्दी से बताइए, जल दूत ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? जल शक्ति, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस? ए पे तुक्का? चलो जी देख लेते हैं इसको। जल दूत ऐप आपकी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली में जॉइंटली डेवलप की गई है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायती राज। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसका पर्पस क्या है? जल दूत ऐप बनाने का मतलब क्या है? जल दूत ऐप बनाने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी गांव में दो तीन कुएं हैं। ठीक है, दो तीन कुएं सिलेक्ट कर लिए, तो उसका हम वाटर लेवल कैप्चर करेंगे। उससे एक हमारे पास डेटा रहेगा। ठीक है, मोबाइल में एक डेटा रहेगा जहां से हमें पता चलता रहेगा कि किस गांव में कितना पानी है, किस गांव में पानी की समस्या ज्यादा है। ठीक है, तो अभी भी विलेजेस में वेल्स यूज होते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड वेल्स का हम वाटर कैप्चर करेंगे जिससे हमें आइडिया रहेगा कि कहां पर, किस जगह पर, किस एरिया में, किस विलेज में कितना पानी है, ताकि वाटर की जो पॉलिसीज हैं हम सिलेक्टिवली लगा पाए। मान लो किसी विलेज में पानी की प्रॉब्लम कम है, तो वहां जबरदस्ती हम पानी क्यों पहुंचाएं? हम उन विलेजेस को प्रेफर करेंगे जहां पानी की स्कैर्सिटी है, जहां पानी की कमी है। तो एक बेटर तरीके से इस वाटर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या बनाया, एक जलदूत ऐप बनाया। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। एक मोबाइल में डेटा स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है, और ये सेंट्रल सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा डेटा। ठीक है, और इसको जो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इंडिया का, उसके साथ भी इस डेटा को इंटीग्रेट करा जाएगा ताकि और बेटर तरीके से इसकी पॉलिसीज बनाई जा सके और बेहतर तरीके से हमें आइडिया हो कि कहां पर पानी की कमी है और कहां हमें पानी पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है सर,
तो जल दूत मिनिस्ट्री का काम क्लियर, जल दूत ऐप का काम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी सर, जल दूत ऐप का काम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो प्लीज गिव मी थम्स अप। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। खोस्ता 2 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? खोस्ता 2 सर क्या है? खोस्ता 2 क्या है? स्पाई सैटेलाइट है, मार्स रोवर है, कोरोना वायरस का कोई वेरिएंट है, या टाइफून है? ये खोस्ता 2 है क्या? खोस्ता, तो चेल्सा जी ने ए पे तुक्का लगाया, बाकी लोग इस बारे में क्या कहेंगे? अमीना जी सी के साथ जाना चाहते हैं, अनिल जी डी के साथ जाना चाहते हैं। तो वैरायटी ऑफ तुक्काज आ रहे हैं, यूनानिमसली कोई आंसर नहीं आ रहा है, बट जो ज्यादातर लोगों का फिर भी आंसर है वो क्या है? इट इज अ वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो देखते हैं सर, ये खोस्ता 2 है क्या? ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है, ठीक है। खोस्ता 2 कहाँ पाया गया? अभी तक चाइनीज बैट्स चल रही थी, ये पाया गया रशियन बैट्स में, ठीक है। ये भी जूनोटिक वायरस है, यानी ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। तो ये एनिमल से, ये मतलब बैट से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। इससे पहले ये 2 अगर बोल रहे हैं तो सर 1 भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, खोस्ता 1 भी था, वो भी रशियन बैट्स में पाया गया था, लेकिन वो कंसर्न नहीं था क्योंकि वो जूनोटिक नहीं था, इट कांट बी इजीली स्प्रेड टू ह्यूमंस। लेकिन इसका जो नया वेरिएंट आया है खोस्ता 2, वो ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है, ये चिंता का विषय है। तो दोबारा से हम मास्क नहीं लगाना चाहते हैं, दोबारा से हम वही वक्त नहीं दोहराना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे सार्बिको वायरस नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस की फैमिली का पार्ट है। तो सार्स कोवी 2 से रिलेटेड है, जो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक ऑलरेडी रह चुका है, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो बाकी कोई भी पूछे खोस्ता 2 क्या है, तो खट से बना देना ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जो रशियन बैट्स में पाया जा रहा है, ठीक है। तो दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगवाना हमें, तो अभी से इसको टैकल कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। चलो सर फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123। Recently, who among the following has been declared as the recipient of the Dada Saheb Phalke Award for the year 2020? 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? आशा पारेख, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, या फिर रेखा जी? बताइए सर, थोड़ा भी अगर न्यूज में कनेक्ट होंगे बता ले जाएंगे, थोड़ा बहुत भी कभी भूल चूक से न्यूज देख लेते होंगे तो बता ले जाएंगे। ये देखो अजान बता रहे हैं अनुपम खेर, मतलब एक लेजेंडरी एक्टर को हम अच्छे से जानते हैं तो हम उन्हीं का नाम ले देंगे, हैं? आशा पारेख, हाँ जी सर। और क्या क्या नाम आ रहे हैं? चलो मेजोरिटीज विद आशा पारेख, करेक्ट आंसर इज आशा पारेख, ठीक है। फीमेल एक्ट्रेस रही है हिंदुस्तान की मिस आशा पारेख, उनको ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक तरीके से मान सकते हो बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। मतलब ऐसे एक्टर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी इंडियन सिनेमा को, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें आपके 2018 में अमिताभ बच्चन थे, 2019 में रजनीकांत थे, और 2020 में आशा पारेख है, ठीक है। तो अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी थी, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो भारत सरकार ये अवार्ड देती है, तो इसमें किसको मिला? मिस आशा पारेख को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैंने क्या बताया, ये एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ये भारत सरकार देती है, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज द टाइप ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके नाम पे रखा गया है? तो ये नाम पे रखा गया धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम पे। धुंधीराज गोविंद जो है उनको हम दादा साहेब के नाम से भी जानते हैं। दादा साहेब फाल्के को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया की जो पहली फिल्म 1913 में हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म बनी थी, आपको याद होगा जीके में बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र।
जो साइलेंट पिक्चर थी, है ना। फिर हम उसमें कहते थे देखो राजा हरिश्चंद्र एक वो राजा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। फिर हमें पता चला अरे सर जब वो मूवी साइलेंट हो तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो क्या पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो वो कैसे झूठ बोलेगा बेचारा जब वो उसमें साइलेंट मूवी में बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो जोक्स अपार्ट, इंडियन सिनेमा के लिए बड़ा दिन था क्योंकि पहली बार भारत में कोई मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो मूवी का नाम ध्यान रखना, बनाने वाले फिल्म मेकर का नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के, या उनको प्यार से दादा साहेब फाल्के कहते हैं, उनका नाम याद रखना। तो उनके नाम पे ये अवार्ड शुरू किया गया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अमूल, अरे वो पारेकर हैं, ये आशा पारेख हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर किसी का सरनेम खान हो तो वो शाहरुख खान के रिश्तेदार हो, हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो पारेख है तो सारे पारेख फैमिली होंगे, सारे मोदी एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो अलग अलग एक सरनेम के अलग अलग लोग होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं ना। कल आप कहोगे मोहम्मद अली हमारा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अवार्ड ध्यान रखना, अवार्ड एक अलग से सेक्शन होता है करंट अफेयर्स में एग्जाम के टाइम पे, जो हमें पढ़ना पड़ता है ना। मैं आपको फ्लो फ्लो में इसीलिए कवर कराता हूँ, पढ़ते चलो इसको साथ में, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124। Recently, Wapcos Limited has filed initial papers for its proposed IPO, initial public offering. It comes under the administrative control of which of the following ministries? ठीक है। वापकॉस क्या है? वापकॉस एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है वापकॉस, ठीक है। तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये सवाल है। ये अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। आईपीओ क्या होता है कि जब आप शेयर मार्केट में, मान लो शेयर मार्केट में आप कब जाते हो, जब आपको किसी कंपनी के शेयर बेचने होते हैं या खरीदने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों होता है, कंपनी भी आती है, कंपनी अपने आप को इस मार्केट में रजिस्टर कराती है, ठीक है। और आप भी अपने आप को रजिस्टर करा के यहाँ से इस कंपनी से शेयर परचेज करते हो, ठीक है। ऐसी बात है जैसे आपके एरिया में मान लो गंगा मार्केट है, तो गंगा मार्केट में क्या है, अलग अलग दुकानदार बैठे हैं, ठीक है। वो दुकानदार क्या करेंगे, उस मार्केट के ओनर से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगे। इसी तरह से शेयर मार्केट है, वहां पे कंपनीज आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराती हैं और अपना अपना कंपनी का शेयर बेचती हैं। तो कोई कंपनी पहली बार आई होगी, है ना कभी तो उसने कभी रजिस्ट्रेशन कराया होगा और पहली बार शेयर अपना बेचा होगा। तो जब कंपनी पहली बार रजिस्टर होके अपना शेयर बेचती है, तो उस शेयर को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी जस्ट नई नई आई है, जस्ट रजिस्टर हुई है और अपना पहला शेयर बेच रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं सर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद वो शेयर प्राइस मान लो चेंज कर दे, तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, वो अलग चीज है, ठीक है। तो आईपीओ का मतलब ये है कि ये कंपनी किस में उतर रही है, शेयर मार्केट में उतर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है सर इसका, ये आती है आपका वापकोस लिमिटेड आती है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। मेरे को जल्दी से जल शक्ति मिनिस्ट्री के मंत्री का नाम बताओ, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, वाटर मिनिस्टर अपने कौन है। तो ये देखो, ये वापकोस लिमिटेड के वेबसाइट का पेज है। वी आर ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। अब लेकिन चूंकि ये आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं अपना, तो कुछ हिस्सा ये अपना जो शेयर है वो मार्केट को बेच देंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आती है, ठीक है। Provide engineering consultancy services for projects in water, power and infrastructure sectors which have made significant contribution within India and overseas, ठीक है सर। चलो जी, तो मैंने सवाल पूछा था मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, तो इसका तो सर आंसर आपको मतलब एक मत होके बताना चाहिए था, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसमें अलग अलग नाम आए।
बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, करेक्ट आंसर इज गजेंद्र सिंह शेखावत। तो मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के मंत्री, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अभी नए सीडीएस का चुनाव हुआ है। अभी जो इससे पहले के पहले हिंदुस्तान के पहले जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अभी हमने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया है, तो उनका नाम क्या है? हाँ जी सर, ये तो पता होना चाहिए, ये तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। हाँ जी सर, ये तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए सर आपको। डी लग रहा है, पक्का? पक्का सर डी होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसका करेक्ट आंसर इज डी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हमने बनाया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इनके कंट्रोल में होंगी, तीनों में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो बातें हैं सुगबुगाहट है, आज कोई नई नहीं है। जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल वॉर में हमारी जो कमजोरियां रही, जो हमारी स्ट्रेटजी में कमी रही, या जो भी दिस दैट प्रॉब्लम रही, उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट दी 2001 में, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक टास्क दिया गया, कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने अपनी 2001 की जो रिकमेंडेशन थी उसमें कहा था कि हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारी आर्मी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो उसके लिए जरूरी है कि इनको कोऑर्डिनेट करवाने वाला कोई पर्सन होना चाहिए, समथिंग लाइक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ से पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग हिंदुस्तान में आगे बढ़ी। तो 2012 में भी नरेश चंद्र कमेटी बनी, ठीक है, उन्होंने भी कहा एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एज अ मिड वे टू एलिमिनेट एप्रीहेंशंस ऑफ द ओवर द सीडीएस। मतलब उन्होंने कहा अरे चलो आप एक पर्सन को अपॉइंट ना करो, तो एक कमेटी बना दो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक कमेटी बना दो जो तीनों में कोऑर्डिनेट कराए। लेकिन जो भी था, चलते चलते 2019 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन क्रिएट करी, ठीक है। उसके लिए भी रिकमेंडेशन था, एक कमेटी थी, उस कमेटी को लीड कर रहे थे जनरल डीबी शेखावत, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पे हमने क्या करा, एक नई पोस्ट क्रिएट करी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत। 2019 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और अब 2020 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको देखने को मिल रहे हैं। उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? So that was all about the chief of defense staff. So let's move to the next question. Question number 126. Recently, Archaeological Survey of India has reported 26 Buddhist caves in Bandhavgarh Tiger Reserve. It is in which of the following states? बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस स्टेट में? अभी कुछ टाइम पहले हम नेशनल पार्क्स पढ़ रहे थे, तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क का भी जिक्र आया था। तो अगर आपको ये भी याद है कि बंधवगढ़ नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो उसी स्टेट में सर टाइगर रिजर्व भी होगा। मैंने कहा भी था कि मान लो मैंने आपको पढ़ाया सतपुरा नेशनल पार्क, एग्जाम में पूछ लिया सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो ये नहीं कि कुछ नया आ गया। ये सोचो सतपुरा तो सर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। इन द सेम मैनर बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा सर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी सर कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो ये हो गया करेक्ट आंसर इज और मध्य प्रदेश। अब लेकिन सर चलो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, और भी तो टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय, बंधवगढ़। याद करो हमने नेशनल पार्क क्या पढ़े थे? कान्हा, कुनो, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा,
बंधवगढ़, माधव वन विहार, डायनासोर फॉसिल, ये 11 नेशनल पार्क पड़े थे। तो इसमें कुनो हटा दो, ठीक है, पन्ना पेंच दोनों है, संजय सतपुरा भी दोनों है, फिर इसके बाद माधव वन विहार, ये सब हटा दो। तो हमारे पास क्या बचता है, कान्हा बचता है, पन्ना पेंच बचता है, संजय सतपुरा बनता है और बंधवगढ़ बचता है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व बचते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय सतपुरा, बंधवगढ़। मतलब अगर सीक्वेंस के हिसाब से याद करो तो आपने बंधवगढ़ से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ कुनू को हटाया, बाकी सब आपने उठा लिए इन टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 6 टाइगर रिजर्व याद कर सकते हो मध्य प्रदेश के। कभी हम इसी तरह से एक पूरी लिस्ट लेके आएंगे, जैसे आपको नेशनल पार्क याद कराए हैं, उसी तरह से किसी दिन अपन इंडिया के जितने भी टाइगर रिजर्व है उनको याद करेंगे, ठीक है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार मैं फिर से इनका नाम लिख देता हूं ताकि एटलीस्ट मध्य प्रदेश के तो टाइगर रिजर्व आपको याद हो जाए। कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, इसका पूरा नाम क्या है, संजय दुबरी, ठीक है, और सतपुरा, और क्या है सर, बंधवगढ़। तो दीज आर योर टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश, दीज आर योर टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत बढ़िया गांधी जी, दीज आर योर टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो जितने लोगों को मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स याद हो गए, गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, एक एक लिखने के बाद जिनको याद होते जा रहे हैं प्लीज गिव मी थम्स अप। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नहीं, ऐसे लिखिए, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर इन मध्य प्रदेश। हाईएस्ट से ऐसा फील होता है कि ऊंचाई की आप बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर, जितनों लोगों को याद होते जाएं गिव मी थम्स अप। हो रहा है सर कि नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुरा, बंधवगढ़, ये 6 टाइगर रिजर्व आपको सर किधर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड, आला, एक नंबर। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। बताइए, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही थी कोरोना के टाइम पे, तो ये देखो, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है भारत का, उसमें हमें राशन की व्यवस्था हमारे देश में, ठीक है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना है, देश के लोगों को फिक्स राशन मिलता है ना, व्हीट, राइस, पल्सेस, तेल, इन सब का। तो उसी में एडिशनल कुछ और व्हीट ग्रेन्स प्रोवाइड किया है भारत सरकार ने अंदर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। व्हीट और राइस प्रोवाइड करा है, एडिशनल जो राशन में मिलता है उसके अलावा एडिशनल अमाउंट ऑफ व्हीट और राइस प्रोवाइड करा है। तो वो कितना अमाउंट प्रोवाइड करा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के बहाने हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो इस तरह से सर हम जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स है उन्हें वन बाय वन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए आज सिर्फ स्कीम स्कीम पढ़ो तो आप परेशान हो जाओगे ना, तो आज से कहा जाए अवार्ड अवार्ड पढ़ो तो परेशान हो जाओगे, तो इस तरह से मिक्स करके पढ़ो ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, स्वाद भी ज्यादा आता है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इज योर डी, 5 kg। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड-19 के टाइम पे भारत सरकार की स्कीम है, तो गरीब लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी, ठीक है। तो जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कवर्ड है, यानी जिनको राशन प्रोवाइड होता है, सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड होता है तो द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उनको भारत सरकार ने एडिशनल 5 किलो अन्न दिया है, या तो वीट दिया है या फिर राइस दिया है, या दोनों को मिला के दिया है, ठीक है। स्कीम किसने लॉन्च करी, कौन कंट्रोल कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और सरकार की एक स्कीम चल रही है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, उसके थ्रू आप कहीं से भी ये राशन अवेल कर सकते हैं। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और हो आप यूपी के, आप यूपी से दिल्ली माइग्रेट कर गए, बट आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो यूपी में था, तो आप उस राशन कार्ड को यूज करके दिल्ली में भी राशन ले सकते हो, ठीक है। ये व्यवस्था भारत सरकार कंप्लीट करने जा रही है कुछ टाइम में, ठीक है। ये है वन नेशन
वन राशन कार्ड व्यवस्था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो राशन लेने आपको यूपी जाना पड़े, जब आप जहाँ रह रहे हो राशन भी आप वहीं रहो लो, ठीक है सर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दैट इज योर वन नेशन वन राशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 128, recently who among the following has been appointed as the new 16th अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? अभी नए अटॉर्नी जनरल बने, कौन बने बताइए जरा। हमारे यहाँ तो चार चार होते हैं। अरे वो मैं क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या चाहते हो, मतलब आपके जो कमेंट्स हैं वो भारत सरकार भी बैठ के पढ़े कि देखें किसके चार चार राशन कार्ड हैं? पब्लिक में नहीं बोलना होता है। मतलब कल से मोदी जी यहीं बैठ के कमेंट देखेंगे किसके चार चार राशन कार्ड हैं, अभी पकड़ता हूँ। चलो जी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, आर वेंकट रमनी, जे साई दीपक कौन बने हैं भारत के 16th अटॉर्नी जनरल? अभी हम सब पढ़ेंगे सर, कईयों को शायद लग रहा होगा सर व्हाट इज अटॉर्नी जनरल, ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज अटॉर्नी जनरल। कोई है जो ए आंसर लगा रहा है? वेणुगोपाल भैया, वेणुगोपाल पहले थे, अब जो नए आपके अटॉर्नी जनरल आए हैं वो है आर वेंकट रमनी, ठीक है। नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमनी। देखो अटॉर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसे आप संविधान में जाओगे, संविधान का जो पार्ट 5 है जो डील करता है यूनियन से, ठीक है। तो यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव लिस्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव किन किन को कहा गया है, जो जो संविधान में लिखे हैं वो है आपके प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 पे आते हैं प्राइम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर आते हैं आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का सर बेसिक काम क्या है? देखो बेसिक काम अटॉर्नी जनरल का ये है कि जैसे मान लो कल आपने सरकार ने आपको कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, या अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस लड़ना है, ठीक है, तो आप कोर्ट जाओगे, मान लो सुप्रीम कोर्ट गए, तो इधर से तो आपका वकील होगा, तो गवर्नमेंट की साइड से कौन होएगा? गवर्नमेंट की साइड से मोदी जी नहीं आएंगे, गवर्नमेंट की साइड से जो वकील होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम, ठीक है। जैसे उनके अंडर में आते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो केस की गरिमा या फिर केस की सीरियसनेस की बेसिस में वो उनकी टीम में से कोई एक पर्सन होगा मेन, बट वो सब किसके अंडर काम करते हैं? अटॉर्नी जनरल के लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, ठीक है। एक बार आपके एग्जाम में सॉलिसिटर जनरल का नाम पूछ लिया था, तो सॉलिसिटर जनरल अभी तक जो थे आपके तुषार मेहता थे, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अभी हैं या नहीं तुषार मेहता, उस टाइम तो ये करेक्ट आंसर यही था, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अंडर काम करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? सरकार को डिफेंड करना इन कोर्ट्स, ये मेन काम है आपके अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल है 76 जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में बताता है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे बनेगा वो आर्टिकल 76 का बनेगा कि आर्टिकल 76 किससे डील करता है? तो आर्टिकल 76 सर आपका अटॉर्नी जनरल से डील करता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। किसकी एडवाइस पे? सरकार की एडवाइस पे। कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल? वो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो पर्सन आपका अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसके वो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो करीब 5 साल तक, या किसी हाई कोर्ट का वकील रहा हो 10 साल तक, और या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट रहा हो प्रेसिडेंट की नज़र में, ऐसा कोई पर्सन है तो वो अटॉर्नी जनरल सरकार उसे बना सकती है, ठीक है। टर्म कोई फिक्स नहीं है, मतलब हर साल सरकार अपॉइंट कर देती है, मतलब ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है, जितनी बार चाहे सरकार उन्हें अपॉइंट कर सकती है। रिमूव कैसे कर सकते हैं? देखो रिमूव रिमूव करने का सीधा प्रोसीजर है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहें उन्हें अब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसके कहने पर? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो मुकुल रोहतगी एक्स अटॉर्नी जनरल थे, हाँ जी बिल्कुल।
अरुणाचल स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। हाँ, जितनी अभी तक की न्यूज है कि अरुणाचल के एडवोकेट जनरल शिशिर मिस्टर शिशिर दत्ता है, ठीक है। हाँ, तो रिमूव तो बहुत आसान है, सरकार जब चाहे उन्हें रिमूव कर सकती है अपनी मर्जी से। काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना अपॉन लीगल मैटर्स जो उनको प्रेसिडेंट रिफर करते हैं, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कोई लीगल मैटर फंस रहा है तो वो सरकार को रिफर करेंगे, और सरकार किससे बोलेगी? अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। और जो भी काम उन्हें प्रेसिडेंट असाइन करें, ठीक है, जो लीगल कैरेक्टर के हो, ये नहीं कि उनसे कहें वो एक बाल्टी पानी भर लाओ, ये नहीं, जो लीगल कैरेक्टर के काम हो वो करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट कहने का मतलब है प्रेसिडेंट करवाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से अपेयर होने का काम भी उन्हीं का रहता है, ठीक है। और मान लो प्रेसिडेंट ने कोई सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये आपको शायद अगर पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, आर्टिकल 143 का यूज करके प्रेसिडेंट साहब एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन एनी मैटर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट से यूजिंग आर्टिकल 143 कुछ कंसल्टेशन करना है, ठीक है, तो वो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट साहब खुद चल के नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन करेगा? आपका अटॉर्नी जनरल करेंगे, ठीक है। बाकी उनको ये भी पावर है कि वो लोकसभा की मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा की मीटिंग्स में भी वो बैठ सकते हैं। और जो भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है और उन या किसी कानून में अटॉर्नी जनरल का कोई काम लिख दिया गया है, तो वो सारे काम करने का जो काम करने की ड्यूटी है वो आपकी किसकी है? अटॉर्नी जनरल की, ठीक है। तो मेनली तो इतना ही ध्यान रखना कि कोर्ट केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो अभी करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। और जो अगर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो कौन किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, दैट इज योर आर्टिकल 76, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अटॉर्नी जनरल कौन सा है? आर्टिकल 76। कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट सर, moving to the last question of the day. Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 36th National Games in which of the following states? अपने इंडिया में नेशनल गेम्स स्टार्ट हुए हैं। ये नेशनल गेम्स से रिलेटेड पहला सवाल नहीं है, इससे पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। तो कहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं? गुजरात, यूपी, कर्नाटका, उड़ीसा। तो भारत के 36 नेशनल गेम्स इनॉग्रेट हो चुके हैं। कहाँ इनॉग्रेट हुए हैं सर? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, सितंबर का आखिरी क्वेश्चन लगा लो तुक्का। इमोशनल हो रहे हैं सर, सितंबर जा रहा है मेरा। कोई नहीं, सितंबर जाएगा तभी तो अक्टूबर आएगा। करेक्ट आंसर इज गुजरात। करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेशनल गेम्स क्या है? देखो, जैसे ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुए तो हमने सोचा, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुआ उसी के बेसिस पे हमने आईपीएल स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी सरकार ने सोचा ओलंपिक चल रहा है, उसी के बेसिस पे अपना इंडियन ओलंपिक स्टार्ट कर दो, उसको हमने कहा नेशनल गेम्स। अब नेशनल गेम से होगा क्या? प्लेयर्स की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो जब वो ओलंपिक में जाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का एक तरीका है नेशनल गेम, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे ये खेला जाएगा। पहले इनका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, फिर 1940 में बदल के इनका नाम कर दिया गया नेशनल गेम्स, ठीक है। ऑलराइट सर, तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस क्या कहते हैं टाइम।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सितंबर की करंट अफेयर्स में कुछ एडिशन करने हैं, वो मैं एडिशन आज कर दूंगा, तो कल आप डाउनलोड कर लेना लिंक से, है ना। बाकी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े बहुत एडिशन करने के बाद ये पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इससे पहले के करंट अफेयर्स के जो मंथ्स के पीडीएफ हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है कैप्शन में, वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश में रहिए, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।